आजकल अभी डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत तरह के वायरल ये सब हो रहे हैं, तो उनसे भी कैसे बचें? उसके लिए पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए तो इम्यूनोग्रिड देते हैं, बाकी तो गिलोय घनवटी देते हैं। ये डेंगू, चिकनगुनिया के लिए और स्वाइन फ्लू के लिए, ये तमाम तरह की जो बीमारियां हैं ना, इनके लिए आयुर्वेद ज़्यादा प्रभावी है, वो बता रहे हैं आपको। सुनो ज़रा। और अपने घर में फीवर की दवा पैरासीटामोल, क्रोसोन की जगह फीवोग्रिड, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड ये रखो। बच्चों को आप एक बार देते हो बुखार की, सर्दी जुकाम की और तमाम तरह की एंटीबायोटिक्स, उनकी जगह बच्चों को सर्दी जुकाम कब कोल्ड हो जाता है तो इम्यूनोग्रिड और ब्रोंकोम दिया करो। ये सब से बच्चों को डायबिटीज़ और तमाम तरह के बच्चों की जिस्म में जहर घोल देते हो, इनसे बचाने की जरूरत है जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम डेंगू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब जैसे ये बारिश का मौसम ख़त्म होने वाला है, पूरा होने वाला है, उसके तुरंत बाद डेंगू की पूरा एक लहर आ जाती है हमारे देश में। तो उससे कैसे बचें, और अगर कहीं कहीं कुछ केसेस हैं तो उनको हम कैसे क्योर और कंट्रोल कर सकते हैं, स्वामी जी वो आज हम देखेंगे। और डेंगू के बारे में क्विकली समझते हैं। हिंदी में स्वामी जी इसको डेंगू कहते हैं, इंग्लिश में लोग उसे डेंगी कहते हैं। तो ई और ऊ का अंतर है, लेकिन बीमारी सेम है। तो अगर हम इसके बारे में समझें तो स्वामी जी, एक ये स्पेसिफिक मच्छर है जिसका नाम है एडीज। उसकी 2 स्पीशीज़ हैं जिसके काटने की वजह से ये वायरल बीमारी होती है। ये एक वायरस की वजह से होता है, और ये जो डेंगू वायरस है ये मच्छर के बॉडी के थ्रू हमारे शरीर में एंटर करता है। और एक अगर कोई रोगी है उसको मच्छर काट ले तो मच्छर के अंदर उस रोगी का खून जाएगा, वायरस वहाँ पे प्रोसेस होगा, और उसके बाद जब वही मच्छर दूसरे किसी एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो फिर उसमें वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए ये जो वायरसेस हैं ये मच्छर के एक तरीके से अपने होस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन को यूज़ कर रहे हैं, बस को यूज़ कर रहे हैं, रिक्शे को, साइकिल को, कार को यूज़ कर रहे हैं, तो वायरस भी इन मच्छरों को एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ करता है। जहाँ जाना हो उन्होंने अपनी कैब मंगाई, कैब रहा मच्छर, उसमें लदे और दूसरी मंजिल पे पहुँच गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये डेंगू का ऐसे फैलता है। और स्वामी जी वो जो मच्छर है उसका फोटो यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये बड़ा स्पेशल सा मच्छर है। इसके शरीर पे सफ़ेद रंग के चकत्ते या फिर कुछ मार्क्स दिखाई देते हैं जो आपको स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं। हर साल अगर देखें तो लगभग स्वामी जी पूरे दुनिया में 400 मिलियन पीपल डेंगू वायरस से इन्फेक्ट होते हैं। बहुत खतरनाक आंकड़ा है, बहुत ज़्यादा, 400 मिलियन। हाँ स्वामी जी, और उसमें से लाखों लोग मरते हैं। हाँ स्वामी, 40,000 पिछले साल इसी बीमारी से मर गए थे। ये तो रिपोर्टेड डेटा है, स्वामी जी, वो आधे से भी कम होता है, 1 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं। हाँ स्वामी जी, और इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं। और जैसे हमारे कुछ बीमारियों के बारे में कि एक बार बीमारी हो जाए तो शायद दोबारा नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी आ जाती है, पर स्वामी जी डेंगू के केस में ऐसा नहीं है। एक बार डेंगू हो जाए जिंदगी में दोबारा भी हो सकता है, तो इसलिए इसका रिस्क का फैक्टर हमेशा ज़्यादा रहता है। भारतवर्ष में स्वामी जी इसका प्रीवैलेंस सबसे ज़्यादा है, अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा है। और चूँकि हमारा मौसम ऐसा है, अफ्रीका का मौसम भी ऐसा है, हम टॉपिकल कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मच्छरों को पनपने के लिए एक उचित वातावरण मिलता है, अनुकूल वातावरण अनुकूल मिलता है। तो इसलिए वो थोक के भाव गिरो होते हैं, और आप समझिए उतनी सारी कैब्स, उतनी सारी कार उस वायरस के लिए उपलब्ध हैं कि वो जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। तो अगर हम इसके ऊपर देखें स्वामी जी मच्छर के थ्रू ये फैलता कैसे है और हमारे शरीर में डेंगू वायरस का रिप्लिकेशन कैसे होता है, तो स्वामी जी जैसे ही मॉस्किटो हमारे शरीर में इस वायरस को छोड़ता है वो वायरस जाके हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को हाईजैक करना शुरू कर देता है। लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है और मसल्स हैं, इन सब के अंदर जाके वायरस का रिप्लिकेशन होता है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको वो फाड़ना शुरू कर देता है। तो जो सबसे बड़ा क्रिटिकल, एक बार में कितना छोड़ता है वो? छोटा सा तो मच्छर होता है, वो छोड़ता होगा बहुत बहुत 1 नैनोलीटर से लेके 50 नैनोलीटर तक। मतलब लीटर का मतलब लीटर नहीं है वो, नैनोलीटर मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोलीटर, 1 माइक्रोलीटर में 1000 नैनोलीटर। तो इतने सारे जीरो, तो मतलब एक जिसको कहते हैं सुई की नोक में एटलीस्ट 100 नैनोलीटर वॉल्यूम आ जाएगा स्वामी जी। लो, सुई की नोक के ऊपर 100 नैनोलीटर। हाँ। और वो ये कितना छोड़ता है? 10 नैनोलीटर। तो सुई की नोक के हिस्से पर कोई चीज रखी जाए उसका भी 10वां हिस्सा छोड़ता है, फिर वो इतना मल्टीपल कैसे होता है? समझिए वायरस बहुत तेजी से ग्रो होता है। अगर आप देखें एक जो सबसे बड़े वायरस के सरताज थे कोरोना, अगर हम नापेंगे पूरी दुनिया में जितने लोगों को कोरोना हुआ था उस कोरोना वायरस को इकट्ठा करके नापे पूरी दुनिया का, और दोनों वेव्स में स्वामी जी कुल मिला के 1 चम्मच भी नहीं होगा। लो, 1 चम्मच भर वायरस ने पूरे दुनिया में इतनी आफत काट दी थी।
हाँ, क्योंकि ये वो बात जोर की बात बताई। हाँ स्वामी जी, ये बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम में रहते हैं। तो इतना फाइन पार्टिकल्स हैं, इतने उपद्रवी वायरस हैं। ये स्वामी जी, वायरस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो निर्जीव और जीवित के बीच में माने जाते हैं, क्योंकि एक जीवित सेल को, एक जीवित ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ फूड चाहिए होता है। वायरस के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो अपने आप को स्पोर के फॉर्म में सालों साल, सेंचुरी बाई सेंचुरी सेव कर सकता है। और जब वो एक्टिवेट होता है, उस दौरान जिसके पास जाता है उसको हाईजैक करके उसका भोजन खुद लेना शुरू कर देता है। नैनो पार्टिकल्स हैं ये वायरस के। हाँ स्वामी जी। और ऐसी नैनो एनर्जी भी है, योग वाली, अध्यात्म वाली। मैं उसको दूसरे अर्थ में कह रहा हूँ, ये खराब चीज़ों भी नैनो पार्टिकल्स हैं उनके, योग के भी जो नैनो ऊर्जा के कण हैं ना, वो आपको अच्छा भी बनाते हैं, और वो आयुर्वेद की औषधियों में भी वो आगे बताएंगे। तो स्वामी जी, जब हम देखें ये जो वायरस है ये शरीर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। इसके सिम्टम्स है कि आंखों के नीचे दर्द होना शुरू हो जाता है, बुखार आता है, मसल्स में बहुत दर्द होता है, सिर दर्द बना रहता है, नोजिया हो जाता है, उल्टी की फीलिंग आती रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, और जगह जगह लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, रैशेज पड़ जाते हैं। वो स्वामी जी ये बताता है कि डेंगू की हम एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अभी डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक अभी दवा नहीं है, तो इसके लिए जो अच्छी दवा है, जो बढ़िया दवा है, वो स्वामी जी डेंगू नीलबटी है, जिसके अंदर 5 बड़े बड़े हर्ब्स हैं जो डेंगू के वायरस को के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, उसके जो जितने भी एडवर्स इफेक्ट हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और जो वायरस जाके जिस ऑर्गन में उपद्रव पहुंचाता है स्वामी जी, उसको भी रेगुलेट करते हैं। इसके अंदर गिलोय है, एलोवेरा है, पपीता है, अनार है और तुलसी है। ये पाँचों पंचामृत की जैसी स्वामी जी हालत है, बिल्कुल वैसी कंडीशन की ये औषधि है, जिसका फॉर्मुलेशन आई थिंक स्वामी जी 30 साल पहले आपने शायद किया था, और वो जो फॉर्मुलेशन है वो डेंगू नील के तौर पर दिखाई दिया। इसके ऊपर स्वामी जी हमने बहुत डिटेल रिसर्च किए, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल पहले केमिस्ट्री की, और लगभग 25 अलग अलग बैचों के साथ काम किया, और पाया कि इसके अंदर नेचुरली पैक कौन कौन से कंपाउंड हैं, और वो कंपाउंड्स हैं वो कितने हैं, किस मात्रा में हैं, उनके अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है, और वो जो कंपाउंड का हर टैबलेट में जो कंसंट्रेशन है वो कितना है। समझ, ये वाला फाइंडिंग हमने सिर्फ केमिस्ट्री का, जहाँ हमने फाइटोकेमिकल एनालिसिस का काम किया था, बहुत डिटेल तरीके से काम किया था समझिए, वो हमने पब्लिश किया। ये हमारा पहला प्योर केमिस्ट्री पेपर था, जहाँ हमने डेंगू नीलबटी के बारे में बताया कि इसके अंदर ये कंपाउंड नेचुरली कंडीशन में पाए जाते हैं, और क्रोमेटोग्राफी या जो केमिस्ट्री का बड़ा चैनल स्वामी जी, वहाँ हमने ये पहली बार पब्लिश किया। तो ये तो हमारी केमिस्ट्री रही स्वामी जी। उसके बाद हम सब क्विकली बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट हुए, और हमने इसके लिए ज़ीब्रा फिश पे काम करना शुरू किया। तो स्वामी जी, ज़ीब्रा फिश एक छोटी सी मछली है, लगभग 2 पोरों की साइज़ के नाप की है, 1-1.5 इंच से लेके 2 इंच तक मैक्सिमम इसकी लेंथ बनती है। पर इसमें अच्छाई क्या है कि इसके अंदर और ह्यूमन सिस्टम में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब ये अगर आप देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड में हम एक इंसान को देख रहे हैं और राइट हैंड साइड में नीचे इस फिश को देख रहे हैं, तो स्वामी जी फिश के अंदर भी एक आँख है, ब्रेन है, मसल्स हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, टेस्टिस है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे कि भगवान ने इंसान के अंदर बनाया हुआ है। पर चूंकि एक मछली है जिसकी हम बहुत जल्दी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो हमने इस मॉडल को चूज़ किया, और वो यूँ किया क्योंकि स्वामी जी इसके अंदर बहुत सारे टारगेट कंसेप्ट हैं, दवाइयों का टारगेट कंसेप्ट है। इसके अंदर जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है, जैसे हमारा लिवर प्रोसेस करता है, ऐसे फिश का लिवर भी वैसी प्रोसेस करता है। फिजियोलॉजी कंसेप्ट है, इसकी जो हार्ट बीटिंग पेसिंग है वो हमारे हार्ट से मैच करती है, और जो फार्माकोलॉजी है वो भी कंसेप्ट है। तो ये 5 बड़े बड़े अवयव जो ड्रग डिस्कवरी में माने जाते हैं, उनका स्वामी जी अच्छा कंजर्वेशन हमें फिश के अंदर देखने को मिलता है। तो हमने ज़ीब्रा फिश पे काम किया स्वामी जी, और हमने ह्यूमन सीरम लिए उन रोगियों के जिनको डेंगू था। वो सीरम लेके उस सीरम के अंदर के वायरस को थोड़ा सा कंसंट्रेट किया, और वो वायरस वाला सीरम उस फिश के अंदर हमने इंजेक्ट कर दिया। तो अगर हमने देखा कि अगर ये जो वायरल लोड है जो एक ह्यूमन के अंदर है, क्या वो मछली को भी उसी तरीक़ा से इन्फेक्ट कर सकता है। क्योंकि स्वामी जी शुरू में ही थोड़ा हास्यास्पद भी लग रहा था कि मछली तो पानी में रहती है, मच्छर कहाँ उसके अंदर जाके गोता मार के मछली को काटेगा और अंदर उसको डेंगू पैदा करेगा। तो स्वामी जी ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल थे, जहाँ हमने इंजेक्ट किया था वायरस को इन फिश के अंदर, और उनको फिर हमने ट्रीट किया डेंगू नील के साथ साथ, और ये देखने का प्रयास किया कि डेंगू नील की प्रेजेंस में क्या हम उस वायरस का कंसंट्रेशन उस फिश के अंदर नाप सकते हैं, और अगर नाप सकते हैं तो क्या वो कितना कम या कितना ज़्यादा रहता है। तो स्वामी जी इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्या डेंगू वायरस फिश को भी इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि वो अभी तक रिपोर्टेड नहीं था। ये स्वामी जी हमने पहली बार किया, हमने ये दिखाया कि ऐसा वायरस जो
इंसानों को इन्फेक्ट करता है वो सेम वायरस इसी ज़ीब्रा फिश को भी इन्फेक्ट कर सकता है और वो वायरस उस ज़ीब्रा फिश की बॉडी में मल्टीप्लाई होकर एक नए कॉलोनी का भी निर्माण कर सकता है। तो स्वामी जी हमने वो सब पैरामीटर लिए और देखा कि डेंगू वाले कंडीशन में जो सिम्टम्स ह्यूमन में आते हैं क्या उसके मैचिंग सिम्टम क्या हम ज़ीब्रा फिश में भी देख सकते हैं, चाहे वो हाइपर एक्टिविटी हो या हाइपो एक्टिविटी हो। क्योंकि जब बुखार आ जाता है तो इंसान जो रोगी हैं उनके अंदर लिथार्जी आ जाती है, वो हिल नहीं पाते, वो आराम ही करना चाहते हैं, उनके अंदर हैमरेज डेवलप हो जाते हैं, उनके अंदर लीवर के अंदर नेक्रोसिस हो जाती है, डेंगू वायरस का लेवल बढ़ जाता है और ANG2 एंजियोटेंसिन 2 करके एक सिग्नलिंग मार्कर है उसका लेवल भी बढ़ जाता है, एनीमिया हो जाता है, लिम्फोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है और प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है। तो प्लेटलेट वाला स्वामी जी सब लोग आई थिंक समझते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो स्वामी जी वो सब हमने ज़ीब्रा फिश में भी नापा और देखा कि ज़ीब्रा फिश के अंदर भी हमें ऐसे ही पैरामीटर देखने को मिले। पर स्वामी जी आप देख रहे हैं जो डेटा जो भी स्क्रीन पर है ये इसका एक प्राइमरी एंड पॉइंट है और एक बहुत ज़बरदस्त डेटा है। हमने फिश के लिए 8 दिन और 15 दिन 2 टाइम पॉइंट के ट्रीटमेंट दिए थे, मतलब 8 दिन तक लगातार फिश को दवाई खिलाई, 15 दिन तक लगातार दवाई खिलाई। तो अब देखें स्वामी जी इन फिश के अंदर अगर हम डेंगू वायरस का एक्सप्रेशन लेवल देखें RT-PCR का इस्तेमाल करके हमने देखा कि इन फिश की बॉडी के अंदर वो वायरस कितनी मात्रा में था। तो स्वामी जी देखिए डिजीज़ कंडीशन में ये लगभग 40 गुना पाया गया था और आप जब इसको ट्रीट कर रहे हैं स्वामी जी डेंगोनिल के साथ ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज पे, तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे आप डोज बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं दोनों कंडीशन में स्वामी जी वायरस का लोड कम होता दिखाई देता है। ये एक स्वामी जी बड़ी वाली बात है कि हम पहली बार ये देख पाए कि एक वायरस इस फिश को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वहाँ अपनी पॉपुलेशन बड़ी कर सकता है और बड़े हुए वायरस को हम एक आयुर्वेदिक दवा से एक पंचामृत से लिटरली डेंगोनिल का इस्तेमाल करके उसको उसके टाइटर को उसके लेवल को कम कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर लीवर इन्फ्लेमेशन को नापा, इनका लीवर बाहर निकाल के उसको स्मीयर करके उसके अंदर सेल्स का नंबर देखा। देखिए कितने सेल्स थे जो नेक्रोटिक थे, मतलब जो मरने शुरू हो गए थे, वो स्वामी जी डिजीज़ कंडीशन में बहुत बढ़ गए थे, ये भी लगभग 42 गुना बढ़ गए थे और वो भी स्वामी जी डेंगोनिल की ट्रीटमेंट से कम होने शुरू हो गए। कितने सेल्स थे जो इन्फ्लेमेटरी थे, क्योंकि स्वामी जी आप हमेशा हर बार बताते हैं कि इन्फ्लेमेशन हर एक बीमारी का एक रूट कॉज है। तो हमने उस इन्फ्लेमेशन को भी नापा और पाया कि जो इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स थे वो और इन्फ्लेमेटरी सेल्स वो स्वामी जी दोनों डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो गए थे। अब हम देखें RBC का, क्योंकि हैमरेज सबसे जल्दी होता है डेंगू में, तो स्वामी जी हमने पाया कि लीवर के अंदर भी RBC का लेवल बढ़ गया था, ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स वहाँ इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। वो आप देखें स्वामी जी 15 दिन में और ज़्यादा हो गए थे और आप जब देखेंगे ट्रीटमेंट का जो आ रहा इफेक्ट वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद हमने स्वामी जी देखा कि जो भी पैरामीटर थे, चाहे वो WBC काउंट हो, RBC काउंट हो या फिर प्लेटलेट्स काउंट हो, तो देखें स्वामी जी प्लेटलेट्स जो नॉर्मली लगभग यहाँ होते हैं डिजीज़ कंडीशन में स्वामी जी ये लगभग 1/10 रह गए थे, मतलब 100 थे तो 10 रह गए थे। और देखें स्वामी जी इनके अंदर इतना सुंदर डोज डिपेंडेंट इंक्रीमेंट दिखाई देता है कि जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ता जा रहा है, जो डेंगू का एक बायोमार्कर माना जाता है। और जो पेशेंट्स हैं वो भी हर 6 घंटे में 7 घंटे में अपना प्लेटलेट काउंट कराते हैं और वो देखते हैं कि अगर प्लेटलेट बढ़ने शुरू हो गए तो हम डेंगू से जीत पा रहे हैं। तो स्वामी जी डेंगोनिल के इस्तेमाल से हम देख पाए कि ऐसा होता दिख रहा है। प्लेटलेट के साथ साथ स्वामी जी जो एक और नंबर है हिमेटोक्रिट काउंट्स और RBC काउंट, ये दोनों डेंगू में कम हो जाते हैं। स्वामी जी ये दोनों कम हुए पैरामीटर भी डोज डिपेंडेंटली वापस रिकवर होते हमें दिखाई रहे थे। अब जो तीसरा बड़ा कंपोनेंट है डेंगू का वो है हैमरेज, मतलब जगह जगह लाल रंग के चकत्ते हमारे शरीर पे आ जाते हैं जब हमारे अंदर डेंगू की एडवर्स कंडीशन हो जाती है। हमने स्वामी जी ये देखने का प्रयास किया कि इन फिश के अंदर क्या हैमरेज हो सकता है। तो स्वामी जी हमने पहली बार देखा कि डिजीज़ कंडीशन में ये जो फिश हैं इनके जो फिन्स हैं जिसको हम मछलियों के पंख कहते हैं, स्वामी जी वहाँ पर हमें हैमरेज दिखी, अच्छा खासा ब्लड क्लॉट देखने को मिला जो एक डेंगू के बायोमार्कर की तरह दिखाई देता है। हमने स्वामी जी उसको भी नापा और पाया कि जैसे जैसे हम डेंगोनिल का ट्रीटमेंट दे रहे हैं स्वामी जी वैसे वैसे इस हैमरेज का जो एरिया है वो भी कम होना शुरू हो गया, जो हमें क्लियरली बता रहा है कि डेंगोनिल के ट्रीटमेंट से हम ऐसे हैमरेज को भी रेगुलेट कर पाते हैं जो कि डेंगू की वजह से हो रहा होता है। और लास्ट में स्वामी जी हमने जीन एक्सप्रेशन देखे, कारणकारी सिद्धांत के तौर पे देखा कि कौन कौन से जीन्स हैं जो
डेंगू की वजह से बढ़ जाते हैं, चाहे वो एंजियोटेंसिन 2 का एक्सप्रेशन हो या CCL3 का एक्सप्रेशन हो, ये स्वामी जी बढ़े हुए लेवल भी डोज डिपेंडेंट तरीके से हमने कंट्रोल किए। और स्वामी जी उसके साथ हमने यही देखा कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट हमारे सेल्स पे तो नहीं है, तो हमने अपनी ह्यूमन सेल्स पे काम किया। HbG2 सेल जो लिवर के सेल्स हैं, स्किन है सेल्स हैं, वहाँ सब स्वामी जी ठीक ठाक होते दिखे। इस फाइंडिंग को लेके स्वामी जी हम एक बड़े जर्नल के पास गए, बायोमोलिक्यूल्स, और ये बताते हुए ये मुझे स्वामी जी बहुत हर्ष और खुशी है कि डेंगू के क्षेत्र में आयुर्वेदिक मेडिसिन का ये पहला रिसर्च पेपर है जहां हमने बताया कि डेंगू नीलबटी से हम डेंगू के पैथोफिजियोलॉजी को भी रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। स्वामी जी ऐसे ही काम हमने किए हुए प्लेटोग्रिड के साथ। अगर किसी को डेंगू का कोई भी सिम्टम है तो इस दवाई को शुरू भी कर सकते हैं बगैर किसी शुरुआत के भी, या घर में किसी को हो गई है तो समझिए बाकी सब लोग भी इसका सेवन शुरू कर सकते हैं और डेंगू से विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग जी का। अपने घर में डेंगूनुल, अपने घर में फेवोग्रीट, अपने घर में टाइफोग्रीट, अपने घर में गिलोय घनवटी, अपने घर में ऐसे भी गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, ये तो लगा के ही रखिए।